एज अ फ्रेशर किसी को हायर ही नहीं करना चाहते। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है वो 1 लाख पर मंथ भी एज अ फ्रेशर कर लेते हैं स्टार्ट। मुझको जैसे जॉब के पहले लगता था कि आपको सारे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। अपने पोर्टफोलियो को वैल्यूएबल बनाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? आपको मेनली फोकस करना है स्टोरी टेलिंग में, कि आपका जो रिक्रूटर है वो हुक हो जाए कि ये केस स्टडी है, मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, और उसने कम वर्ड में ही सही लेकिन पूरी चीज़ समझा दी कि मैंने क्या चीज़ की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है कि कैसे आप एक छोटा सा UI UX का कोर्स करके एक हैंडसम सैलरी और एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। ये वीडियो फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आप कोर्स करते हो तो कोर्स के बाद ऐसी क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए, ऐसे क्या अप्रोच रखनी चाहिए जिससे आपको एक अच्छी जॉब अच्छे पैकेज पे मिल सके। तो ओवरऑल हमने इन चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि इंटरनेट पर कहीं अवेलेबल नहीं रहती है। वो एक्सपीरियंस से आता है, वो करके ही आता है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो शुभम भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू संदीप। तो शुभम भाई, आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मेरा नाम शुभम विश्वास है और मैं एक मल्टीनेशनल कैनेडियन बेस्ड स्टार्टअप पे काम करता हूँ, और मैं एक बहुत अच्छा स्पीकर भी नहीं हूँ। मैं संदीप जी से यही बोल रहा था। नहीं शुभम भाई, एक्चुअली जो मैं कहूँ कि 6 मंथ का कोर्स करके जो हैंडसम सैलरी आप उठा रहे हो, जिस मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो आपका नॉलेज मैटर करता है। तो वही इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपसे निकलवाना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, और बाकी कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी शुभम भाई से। आप लोग पॉडकास्ट को पूरा जरूर देखिएगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने गूगल UI UX कोर्स ही क्यों चुना? बेसिकली मैंने ये गूगल का UI UX कोर्स इसलिए चुना क्योंकि मुझको एज अ फ्रेशर पता ही नहीं था कि कौन सा कोर्स मैं चुनूं। ये मार्केट में कई सारे कोर्स है और मैं किस पे भरोसा करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि गूगल से बड़ा क्या हो सकता है, उससे ज्यादा ट्रस्टेड क्या हो सकता है, तो मैंने गूगल का कोर्स चुना। आपको ओवरऑल कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा लगा गूगल के कोर्स का? तो गूगल का कोर्स का स्ट्रक्चर मुझको तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे शुरुआत होती है आपकी रिसर्च से, फिर नेक्स्ट स्टेज आता है आपका आइडिएशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर वायर फ्रेम बनाना, और उसके बाद आपका हाई फिडिलिटी वायर फ्रेम या डिजाइन कह सकते हैं, UI जो मीन होता है वो बनाना। फिर उसके बाद टेस्टिंग फेज होते हैं। फिर उसके बाद भी आपका इटरेशन चलता रहता है कि टेस्ट हो रहा है, फीडबैक आ रहा है, इटरेट हो रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत डिटेल में, एक कह सकते हैं कि आप एक बच्चे को जैसे समझाते वो पूरा वैसे समझाया गया। वैसे जो आपने कोर्स पूरा कंप्लीट किया होगा, तो कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसा कुछ मिसिंग लगा कि गूगल कोर्स में ये होता तो और बेनिफिट हो सकता था? मुझको सही बताइए तो सही में मिसिंग लगा वो चीज थी कि टूल के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में नहीं बताया। उन्होंने बस इंट्रोडक्शन दे दिया कि हाँ ये टूल्स है, जैसे फिग्मा है या एडोबे XD है, तो बस बता दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, बाकी आपको ही करना है। अच्छा। तो वो चीज मैंने फिर इन डेप्थ यूट्यूब और कई फ्री सोर्सेज से मैंने सीखी। तो ये कह सकते हैं फंडामेंटल काफी अच्छा है उसमें, बट जो आपके टूल्स का टेक्निकल नॉलेज है जो उसमें आपको करना है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। मेन आप कह सकते हैं कि UX आप उससे समझ जाएंगे कि कि क्या प्रोसेसेस है और कैसे चीजें हम आपको करनी है, और बाकी तो आपको करना ही पड़ेगा, इधर उधर से आपको नॉलेज लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि इन डेप्थ तो कोई भी एक कोर्स में तो नहीं बता सकता। वो तो ऑब्वियस ही है। सही कह रहे हो। सीखने के बाद आपने क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई कि आपको आपकी पहली जॉब एक इंटरनेशनल स्टार्टअप में लग गई? तो बेसिकली मैंने कुछ ऐसे स्पेशल नहीं किया। मेनली जो आपको करना होता है वो एक पोर्टफोलियो बनाना होता है। अच्छा। क्योंकि आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है UI UX के लिए, वो आपका पोर्टफोलियो ही है। अच्छा। क्योंकि आपका काम कोई अगर नहीं देख पाएगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि आप कर क्या सकते हो, आपका पोटेंशियल क्या है। तो सबसे पहले आपको
पोर्टफोलियो अपना परफेक्टली बनाना पड़ता है। और पहला स्टेप तो पोर्टफोलियो है। उसके बाद आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन, मेरे लिए सबसे सही चीज थी कि लिंक्डइन में मैंने प्रोफाइल बनाई और अप्लाई करता गया, और कॉलेज प्लेसमेंट भी चल रहे थे तो वहां भी अप्लाई किया। फिर किसी तरह मुझको लिंक्डइन से कॉल बैक आया, फिर मैंने इंटरव्यू दिया। फिर उसके बाद पहला तो मैंने इंटर्नशिप किया सबसे पहले, फिर उसके थ्रू ही मेरा फिर आगे प्लेसमेंट हुआ। तो ये चीज मेरी स्ट्रेटेजी थी। अच्छा, यानी कि पोर्टफोलियो बिल्ड करने के बाद आपने जॉब, जो भी प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, naukri.com या जहां भी अप्लाई कर सकते थे आप करते रहे। तो कोर्स के बाद ना सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि अगर हम पोर्टफोलियो बनाए तो पोर्टफोलियो इन द सेंस कि हम कुछ काम कर रहे हैं, अब हम काम करें तो किसके लिए करें, हैं? तो उस सिचुएशन में आपने इसको कैसे अपने पोर्टफोलियो को वैल्यूएबल बनाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? तो बेसिकली जब मैं पोर्टफोलियो अपना बना रहा था तो मैंने ये सोचा कि मैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करूँ, ताकि वो मेरे पोर्टफोलियो में भी दिखे, एक अच्छा इम्प्रेशन भी दिखेगा इंटरव्यूअर को। तो इसीलिए मैंने अपने दोस्तों से हेल्प ली, या कोई छोटा मोटा कहीं पे कुछ प्रोजेक्ट हो तो मुझको दे दो, अच्छा। मैं कर दूंगा। तो उन्होंने किसी तरह, मतलब आप कह सकते फ्रीलांस, मतलब मैंने फ्री में ही किया है। तो इधर उधर से प्रोजेक्ट्स किए, फिर मैंने रिव्यू लिए कि आपको कैसा लगा। तो मैं कहूँगा काफी अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि पोर्टफोलियो बिल्ड करते टाइम आपको जो काम जहां से जैसे मिला आपने किया और उसको अपने पोर्टफोलियो में आपने इंक्लूड किया। अब पोर्टफोलियो और रिज्यूम दो चीजें हैं जब आप जॉब अप्लाई करते हो तो एक रिक्रूटर को चाहिए होती है। उसको बनाते वक्त आपने क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर किए अपने पोर्टफोलियो में और रिज्यूम में? तो मैंने पोर्टफोलियो बनाते वक्त एज अ इनएक्सपीरियंस्ड UI UX डिजाइनर मैंने केस स्टडी बनाई, और केस स्टडी में भी मैंने जो गूगल के कोर्स में जो सारे प्रोसेसेस थे मैंने एज इट इज सारे प्रोसेसेस उसमें शो किए। मैंने रिसर्च किया, रिसर्च में भी प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च किया, और सब जो भी मैं दिखा सकते थे सब उसमें दिखाया, जो कि अभी मैं जानता हूँ तो वो मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है और आपको पोर्टफोलियो में भी केस स्टडी बनानी है, क्योंकि केस स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट होता है पोर्टफोलियो में, तो आप केस स्टडी में स्टोरी टेलिंग उसको बनाइए कि आपको उसमें सारे डिटेल नहीं डालने हैं कि आपने रिसर्च किया तो सब कुछ उसका डिटेल नहीं दिखाना है। तो आपको उसमें क्या करना है कि एज अ समरी बताओ हर एक स्टेप का। जैसे रिसर्च किया तो उसका एक समरी बता दिया, फिर आपने कोई दूसरा प्रोसेस किया तो उसका एक समरी बता दिया, और उसमें भी जैसे मेन इनमें इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इटरेशन बताओ कि ये चीज़ मैंने बनाई थी, फिर उसके बाद अब मुझे ये रिव्यू मिला, ये फीडबैक मिला, और उसको कंसिडर करते हुए मैंने ये इटरेशन बनाया। कुछ फीडबैक आया कि ये चीज़ ऐसे हो सकती थी तो आपने ऐसे इसको चेंज किया, तो वो चीज़ जरूर दिखाए। जो आपके इटरेशन होते वो मेन होते, क्योंकि रिक्रूटर को उससे पता चलता है कि आपको अगर कोई फीडबैक दी जाती है तो आप उस पर कैसे वर्क कर सकते, कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो मेन वो चीज़ें शो करनी चाहिए। और आपको पहली बात तो बहुत बहुत समरी में रखना चाहिए आपका केस स्टडी। पढ़ने वाले को भी बहुत ऐसा ना लगे कि मैं पढ़े जा रहा हूँ, कुछ इसका रिजल्ट नहीं दिख रहा मुझको। वो मतलब एक शॉर्टर वे में जितने कम वर्ड में आप बता सकते उतने कम वर्ड में बताइए, और रिक्रूटर को आपका केस स्टडी पढ़ के मजा आना चाहिए, मतलब लगना चाहिए कि हाँ ये बहुत कुछ कह गया, कम वर्ड्स में बहुत कुछ कह गया। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके रेज्यूमे में तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, तो उसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 पेज का रेज्यूमे बनाना है, और उसमें कुछ एक प्रोजेक्ट्स मेंशन करने जो आपके सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स, जो भी केस स्टडी आपको अच्छी लगती है वो आपको वहाँ शो करना है। और पोर्टफोलियो का लिंक डाल दीजिए अपने रेज्यूमे में, तो वो एक प्लस पॉइंट होगा कि अगर कोई सिर्फ रेज्यूमे देख रहा है
तो एटलीस्ट उसके पास लिंक है कि आपका काम भी देख सके। तो मैं एज एन फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि अच्छे से फॉलो करके हमने सारी चीज़ें बना ली, अब जॉब सर्च करते टाइम ऐसे क्या प्रॉब्लम्स थे जो आपने फेस किए और क्या आप एक की लर्निंग देना चाहोगे जो जॉब सर्च कर रहे हैं स्पेशली? मुझको जो डिफ़िकल्टी हुई जॉब सर्च करने में वो थी कि कोई एज अ फ्रेशर किसी को हायर ही नहीं करना चाहता। बहुत बड़ा सच है ये। आप उनको चाहिए कोई ना कोई एक्सपीरियंस्ड, एटलीस्ट 1 साल के ही एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन वो हमारा काम करे जो एक्सपीरियंस्ड बंदा हो। हाँ। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए आप एक्सपीरियंस तो बढ़ा नहीं सकते, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो आप ट्राई करिए कि इंटर्नशिप पे फोकस करिए। इंटर्नशिप अगर आप करेंगे, 1-2 इंटर्नशिप अगर कर लेते हैं, इंटर्नशिप से ही आप जॉब में आ सकते हैं। वो आपको रिक्रूट कर लेंगे। वो लोग रिक्रूट ना करें तो इंटर्नशिप इतने देख के हो सकता है दूसरा कोई जिसको भरोसा हो, जो ट्रस्ट करना चाहता है आपके, तो वो रिक्रूट कर सकता है। आपको बार-बार अप्लाई करते रहना है, जितना हो सके वहाँ अप्लाई करें, जहाँ आपको इंटरव्यू का मौका मिले वहाँ पे इंटरव्यू दीजिए, जो भी कर सकते सब आप अपना पूरा जोर लगा दीजिए। अगर आप पूरी कोशिश करेंगे तो आपको जॉब मिल ही जाएगा। अच्छा, तो अभी जैसे कि आप वर्किंग हैं, जॉब में आ गए, तो जब आप जॉब से पहले जब आप लाइक फ्रीलांस काम कहीं किसी का कर रहे थे, फ्री में ही सही या इंटर्नशिप कर रहे थे, और फिर आप जब आप जॉब में आए, तो क्या कुछ ऐसा चीज़ आपको लगी जो जॉब में आने के बाद आपने कुछ डिफरेंस फील किया, ऐसा कुछ लगा? हाँ, ये तो मैं कहूँगा। मुझको जैसे जॉब के पहले लगता था कि आपको सारे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, कहीं पे भी आप एज अ रिक्रूट किए जाओगे, आप तो सारे प्रोसेसेस पॉइंट बाय पॉइंट आपको करने पड़ेंगे हर प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन वो एक मिथ है। आपको जो रिक्वायरमेंट होगी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, आपको उस बेसिस में जितना हो सके आपको अच्छा रिजल्ट देना है। मेन फोकस इसमें यही होता है। तो कहीं पे हो सकता है कि टाइम की कमी है, तो आप हो सकता है कि प्राइमरी रिसर्च ना करें, सेकेंडरी रिसर्च करें बस, और फिर उसके बाद हो सकता है कि आप वायर फ्रेम ना बनाए, डायरेक्टली यूआई बना दे, या फिर हो सकता है कि आप यूआई बनाए फिर टेस्टिंग करें, फिर उसके बेसिस पे आप इटरेशन करके आप फाइनल प्रोडक्ट, आप फाइनल डिजाइन दे। तो वो आपको धीरे धीरे खुद ही ज्ञान आ जाएगा। आप जैसे जैसे वर्क करेंगे खुद ही आपको नॉलेज होती जाएगी कि यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल वे क्या है, इधर क्या बेस्ट पॉसिबल वे है। तो वो आप धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। मैं एक मिथ और बताना चाहूंगा कि जैसे लोगों को लगता है कि आपका यूआई इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे हर चीज जैसे विजुअली अपीलिंग दिख रहा है तो हाँ वो अच्छी चीज है, लेकिन वैसा नहीं है, कंप्लीटली ट्रू नहीं है। तो आपको बैलेंस करना पड़ता है कहीं ना कहीं कि यूएक्स और यूआई को। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी एल्डरली लोगों के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो एल्डरली लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जैसे टेक्स्ट थोड़ा एनलार्ज्ड हो और आपका बहुत ज़्यादा फंक्शनल ना हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो चीज़ें, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा यूएक्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है रेदर देन यूआई। यूआई अगर आप अच्छा देखने जाएंगे तो आप टेक्स्ट हो सकता है कि इतना ज़्यादा इनलार्ज ना करे, हो सकता है इतने सारे इतने सिंपल फंक्शनैलिटी ना रखे। अगर आप टोटली यूआई पे फोकस करें तो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस बना के रखना पड़ता है, डिपेंडेंट ऑन यूजर कौन है। अगर यूजर जैसे हो सकता है यूथ है, तो हो सकता है कि आपको यूआई पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर कोई मिडल एज्ड ग्रुप है तो वहां पे आप यूएक्स और यूआई को मिक्सचर रखोगे, और वो तो आपका नॉलेज के ऊपर है कि आप कैसे टैकल करना चाहते हैं सिचुएशन को। अच्छा। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप किसी स्टार्टअप में जाते हैं तो आपको हो सकता है कि यूआई यूएक्स के अलावा भी दूसरे काम भी करने पड़े, जैसे ग्राफिक डिजाइन का काम, या हो सकता है थोड़ा बहुत
आपको वीडियो एडिटिंग का भी काम करना पड़े तो वो कोई एक बुरी चीज नहीं है, वो आपका एज अ स्किल ऐड ही होना है। तो वो चीज आपको एक फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा अगर आप किसी स्टार्टअप में जा रहे हो। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक रोल प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जैसे हो सकता है कि आपको एज अ यूआई डिजाइनर हायर करे, तो आपको वहां पे बस यूआई डिजाइन ही करना है, उसके अलावा आपको कोई रिसर्च नहीं करना पड़ेगा या कुछ दूसरे फील्ड में नहीं करना पड़ेगा आपको काम। तो वहां पे बहुत सो एज एन योर पॉइंट ऑफ व्यू क्या सही रहता है, स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए या बड़ी कंपनी? तो अगर आपको मेनली अगर काम सीखना है और आपके पास भूख है कि मुझको सीखना है, तो आप स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे एक आपको रोल डिफाइन कर दिया जाता है कि आप जैसे यूआई डिजाइनर है तो आप पूरे अपने जॉब में यूआई ही बनाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, या फिर आपको एज अ यूएक्स रिसर्चर रखा जाता है तो आप रिसर्च ही करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। तो वहाँ पे बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। बट मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि आपको शुरुआत स्टार्टअप से करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि स्टार्टअप में दम है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको सीखने को भी मिलेगा काफ़ी ज़्यादा और आप काफ़ी चीज़ें अपने से ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप में लोग ऐसे रोकेंगे नहीं कि आप ये क्यों कर रहे हो, कि ये चीज़ क्यों कर रहे हो। वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में आप जाएंगे तो अगर आपको एक बटन भी चेंज करना है तो आपको उस बटन को चेंज करने के लिए कितने सारे मेल करने पड़ेंगे, कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी, परमिशन लेने पड़ेगी वो बटन सिर्फ चेंज करने के लिए। और स्टार्टअप में क्या होता है कि आप को अगर चेंज करना है, कुछ यूआई में चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो आप डायरेक्टली जाके बोल सकते हो सकते है फाउंडर को ही डायरेक्टली बोल दिया कि मुझको ये चीज़ चेंज करनी है, और परमिशन भी बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। तो वैसे तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है कि कोर्स कैसे करना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, जॉब कैसे ढूंढनी है, लेकिन लास्ट में आप बताओ कि अगर कोई कैंडिडेट इसमें कोर्स करके अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको क्या माइंडसेट लेके आना चाहिए? सो बेसिकली अगर आपको कोर्स करके इस फील्ड में आना है तो सबसे पहले तो आपको इस फील्ड के लिए बहुत पैशनेट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पैशनेट ही नहीं है तो आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे इस फील्ड में आके। तो जैसा कि मैंने बताया ही है इससे पहले कि आप कोर्स करो, साथ में आप हो सकता है तो फ्री में ही सही कोई वर्क करो, कोई फ्रीलांस वर्क ही कर लो, और साथ में आप अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बिल्ड करो, और ये सब चीज़ें तो है ही। और साथ में ये है कि आपको इस फील्ड के लिए भी थोड़ा पैशनेटली इस फील्ड को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पैशनेट ही नहीं है इस फील्ड के लिए तो आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे। यूआई यूएक्स में फंडामेंटल ज़्यादा मैटर करता है या टूल्स का नॉलेज? तो बेसिकली सबसे ज़्यादा फंडामेंटल मैटर करता है, क्योंकि टूल्स तो आप यूट्यूब में या गूगल में डालेंगे कि मुझको ये चीज़ बनाना है तो कैसे बन जाएगा, तो वो तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। लेकिन जो नॉलेज होती है, जो फंडामेंटल नॉलेज होती है, वो आप गूगल करके 5 मिनट में नहीं सीख सकते, वो आपको टाइम बाय टाइम ही आएगी। अच्छा, तो अगर मैं सैलरी आइडिया की बात करूं तो पहले साल क्या सैलरी मिलती है और फिर वो 4-5 सालों में किस सैलरी हाइक तक पहुंच सकता है? तो ये तो टोटली डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो में, आपके स्किल्स पे। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है वो 1 लाख पर मंथ भी एज अ फ्रेशर कर लेते हैं स्टार्ट, और बहुत लोग होते हैं कि बहुत कम में जैसे 20,000 पे भी कर लेते हैं। बट ऑन एन एवरेज मैंने जितना नोटिस किया है तो 30 to 40,000 पर मंथ आपको मिल सकता है किसी ठीक ठाक कंपनी में। तो जब आपने जॉब स्टार्ट की तो लाइक जैसे आपने बताया कि आप फिग्मा सीख रहे थे, तो फिग्मा के अलावा भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर था जो आपको सीखने पड़े टू डिलीवर गुड रिजल्ट? हाँ, तो बेसिकली मैक्सिमम टाइम तो मैंने फिग्मा ही यूज किया है, बट उसके अलावा काफी सारे टूल्स है, जैसे
कभी कभी आपको एनिमेशन की ज़रूरत है तो आप लॉटे फाइल्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा कुछ जिटर एक सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ और अलग रिक्वायरमेंट है तो वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे ग्राफिक आपको यूआई में ऐड करना है और आपके पास इलस्ट्रेटर का नॉलेज है, तो आप इलस्ट्रेटर में बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक भी बना सकते हैं अपने यूआई में ऐड करने के लिए। और या फिर आपको एनिमेशन करना है, डीपली एनिमेशन करना है, जैसे मैंने आपको 2 सॉफ्टवेयर तो बताए, बट उसके अलावा वो एक बेसिक बना सकते हैं, बेसिक एनिमेशन कर देते हैं। बट अगर आपको डीप एनिमेशन चाहिए तो आप आफ्टर इफेक्ट भी सीख सकते हो, उस पे आप हाथ आजमा सकते हैं और अपने यूआई को बेसिकली आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। और अगर यूएक्स पे जाए तो अगर आपके पास नोशन का नॉलेज है, वो भी एक हेल्पफुल टूल है। उसमें आप सारा डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, जो भी रिसर्च है, जो भी आपके पास की इनसाइट्स आई या जो भी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं बहुत इजीली और परफेक्टली नोशन में, या और भी कोई बहुत सारे टूल्स है। और इसके अलावा आप अपने नीड के हिसाब से आप सर्च भी कर सकते। तो शुभम भाई, लोग वीडियो मेरी देख लेते हैं और 95% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप प्लीज कुछ कहिए इस बारे में। संदीप जी इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, इतना अच्छे अच्छे क्वालिटी का वीडियो लाते हैं, इतने लोगों को रीच आउट करते हैं आपको सिखाने के लिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जॉब्स आप कौन कौन से जॉब पे जा सकते हैं, इतनी मेहनत करते, तो आपको कुछ तो उनको देना चाहिए, उनको एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और शुभम भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन।